कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्टीज, इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज है। तो पहले तो ये जो भी नेशनल पार्टीज आपको दी है वो 2016 का जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का उसके अंडर दी गई है। ओके, तो थोड़ा ओल्ड नोटिफिकेशन से आपको यहाँ पे दिया गया। पहली पार्टी आप सब लोग ने देख ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी। मतलब देखो इंडिपेंडेंस के बहुत सालों पहले एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिपेंडेंस के भी 50-60 साल पहले। एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट Congress was an all-comprehensive movement working for a national independence. Groups with different ideologies came together in this national movement. तो जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी तब सबसे बड़ा काम क्या था, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। इसके लिए आइडियोलॉजी के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे। तो अलग अलग आइडियोलॉजी भी अगर आपकी होगी, अलग अलग थिंकिंग का तरीका भी होगा, तो भी सब लोग एक साथ आए और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश की। वेट अ मिनट। ओके, कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में इतने सारे लोग आके उन्होंने पार्टी एस्टेब्लिश की। यहाँ पे कांग्रेस का आप लोगो देख सकते हो, हाथ का लोगो, हाथ का पंजा। अभी ये जेंटलमैन कौन है यहाँ पे, इनका नाम है A.O. ह्यूम। इनके बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि A.O. ह्यूम जो है ये कांग्रेस के फाउंडर थे। फाउंडर मतलब इन्होंने कांग्रेस ओपन किया था, ऐसा बोला जाता है। अभी आप पूछोगे कि A.O. ह्यूम ये तो ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश ऑफिसर है, तो इन्होंने कैसे कांग्रेस ओपन की थी। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ था उस टाइम पे कि 1885 में कोई भी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी खोलनी हो तभी के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट काम था। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ओपन भी कर ली तो भी ब्रिटिश लोग क्या करते थे, आपके ऊपर अच्छे से ध्यान रखते थे कि क्या आप इंडिपेंडेंस के लिए ट्राई कर रहे हो क्या, ये सब ध्यान ब्रिटिश पार्टी रख रही थी। तो कांग्रेस के जो भी लोग थे उन्होंने A.O. ह्यूम का हेल्प लेके अपनी पार्टी एस्टेब्लिश की। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये तो A.O. ह्यूम ने एस्टेब्लिश किया है, ब्रिटिश ऑफिसर ने एस्टेब्लिश किया। तो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के हेल्प से एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, नेशनल इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग ने देखा अभी अभी कि अराउंड 60 ईयर्स तक कांग्रेस हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। अभी ये कौन कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, क्या क्या थिंकिंग प्रोसेस है इनकी। तो सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव मतलब हर एक रिलीजन के लोग हम लोग के लिए सेम होंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग हमारे लिए सेम होंगे, इसको बोला जाता है सेक्युलरिज्म। ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए सबको, वुमेन अलग अलग कास्ट के लोग सब लोग इक्वल होने चाहिए। जो भी माइनॉरिटीज़ है मतलब लोअर कास्ट लोग हैं उनका भी वेलफेयर होना चाहिए। एंड जो भी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस है उन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये थी कांग्रेस की आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का मतलब समझ में आया, सोच का तरीका, थिंकिंग मैनर, कि वो लोग क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया कांग्रेस की आइडियोलॉजी। Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believes in socialism, social equality and international peace. तो और क्या क्या इनकी आइडियोलॉजी बोलती है कि सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म मतलब मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सोशलिज्म मतलब क्या, कि सोसाइटी में सब लोग इक्वल होने चाहिए और सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सोशल इक्वलिटी, ओके, एंड इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस मतलब वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है सबके बीच में पीस होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके वॉर नहीं होनी चाहिए, अहिंसा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कांग्रेस सपोर्ट करती थी। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सोशलिज्म वगैरह ये चीज़ें है ना बहुत बार आपको सिलेबस में आती जाएगी पॉलिटी के, तो मैं थोड़ा उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक होती है लेफ्ट विंग पार्टी और एक होती है राइट विंग पार्टी, राइट। तो इसके बीच में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है लोगों की, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी है, वो किसी एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट के तरीके से सोच रहा है तो वो लेफ्ट विंग पार्टी हो जाएगी। एकदम एक्सट्रीम राइट के तरीके से सोच रहा है तो राइट विंग पार्टी। अगर दोनों तरीके से सोच रहा है, मिक्स्ड पार्टी, मतलब हम लोग देखते जैसे हम लोग ने इकोनॉमी में स्टडी किया था, एक हम लोग ने देखा था सोशलिस्ट इकोनॉमी जो एक्चुअली में लेफ्टिस्ट थी,
और दूसरा हम लोग ने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी? राइट विंग थी। और जो इंडिया है वो इंडिया क्या थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब सेंटर में थी। सेंटर मतलब क्या? जो दोनों तरीकों को फॉलो करता है, दोनों आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसको बोला जाता है मिक्स्ड या फिर सेंटर। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स आएंगे आपको सिलेबस में, तो वो वर्ड्स को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं? कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, अब ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं रहेगी, पूरी की तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। और क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा, मतलब सोसाइटी में सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट ऐसा नहीं। हम लोग ने कार्ल मार्क्स के बारे में देखा था, उसने बोला था कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने बोला। सोशलिज्म में क्या होता है? लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, मतलब गवर्नमेंट भी काम करती है, प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है। लिमिटेड क्लास डिस्टिंक्शन भी होता है, मतलब सोसाइटी में आप लोग को दिखेगा अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, पुअर भी है, रिच पीपल भी है, तो इसको बोला जाता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का ज्यादा काम नहीं होता। क्लास डिस्टिंक्शन इसकी वजह से बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रिच लोग ज्यादा हो जाते हैं, या फिर रिच और पुअर इनमें का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। और जो भी प्राइस वगैरह होगी वो सब मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेगी, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करेगा। तो ये हो गया तीनों में डिफरेंस। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग ने लास्ट ईयर में इकोनॉमी में देखा था सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें ये दिया था कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। फिर हम लोग ने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें बोला था कि सब प्राइवेट ओनरशिप होगी। और एक हम लोग ने देखा था मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया में आता है, जिसमें लिमिटेड प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट भी होगी, तो वो हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन वो किसके अंडर आता है? सोशलिज्म के अंदर आता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हम लोग ने सीखा था वो कम्युनिज्म के अंडर आता है। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स है, इनके अलग अलग मतलब है। तो कम्युनिज्म का बेसिक मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं रहेगी। सोशलिज्म का मतलब हो गया दोनों होगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट। और कैपिटलिज्म का मतलब पूरी की पूरी प्राइवेट ओनरशिप रहेगी। अभी यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट दिया है, वो मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिज्म बोला है, कम्युनिज्म, तो क्या बोला जाएगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। अगर सोशलिज्म बोला है तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल में रहेगी, इंडस्ट्रीज, मार्केट, प्राइवेट लोग भी कंट्रोल में रहेंगे। कैपिटलिज्म बोला है तो मार्केट फोर्सेस या फिर प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पावर में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्रीकल्चर फील्ड डाली है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए डाला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिज्म होगा तो कम्युनिज्म में क्या होता है कि पूरी एग्रीकल्चर फील्ड है जो आपको दिख रही है, सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, और जो भी उनका प्रोडक्शन होगा वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सोशलिज्म में क्या होता है? अलग अलग लोगों की अलग अलग एग्रीकल्चर फील्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए फैमिली की इतनी फील्ड, बी फैमिली की इतनी फील्ड, वेट अ मिनट, के बी फैमिली की इतनी फील्ड, सी फैमिली की इतनी फील्ड। लेकिन सब लोग क्या करेंगे? एक साथ वो प्रोडक्शन करेंगे, और फिर अपने अपने नीड्स के हिसाब से या फिर उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको फिर से उनका जो भी प्रोडक्शन करने के बाद जो भी उनका रेवेन्यू होगा वो उनको मिल जाए। तो कम्युनिज्म में हम लोग ने क्या देखा कि सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सोशलिज्म में क्या किया कि हर एक के पास अपनी अलग अलग फील्ड है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? तीनों फैमिली या फिर आप ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली, तीनों काम करेंगे और उनका मेन एम होगा प्रॉफिट कमाना। मतलब वो बेसिक नीड्स भी कंप्लीट करेंगे, सोशल नीड्स मतलब एक दूसरे के नीड्स भी कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ वो लोग प्रॉफिट करने की भी कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो है वो ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट जो भी कंपनीज होता है उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसके लिए ये एक सिंपल एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड से मैंने समझाने की कोशिश की कि सपोज एक एग्रीकल्चर फील्ड है, सब लोग अगर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खुद की नीड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम्युनिज्म। अगर अलग अलग फील्ड पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, वो जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा उन लोग को मिल रहा है, तो सोशलिज्म। और अगर वो लोग अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और उनका एम अगर होगा प्रॉफिट कमाना, तो क्या हो जाएगा? कैपिटलिज्म। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है तीनों में।
तो हम लोग ने देखा कांग्रेस जो है वो किसको सपोर्ट करती है, सोशलिज्म। अब ये सिखाने का मेरा पॉइंट क्या है, क्योंकि आगे का पार्ट अच्छे से हो जाएगा। देखो अभी आगे आई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिज्म में हम लोग ने क्या देखा था कि पूरी तरीके से सोशल होगा, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं होगी और लोग अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे। तो ऐसी एक पार्टी आई थी जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में आई थी। तो ये भी इंडिपेंडेंस के बहुत पहले आई थी। और इनका एम क्या होता था, जो भी लेबरर्स है, वर्कर्स है, फार्मर्स है, उनको सपोर्ट करना या फिर उनके लिए काम करना। यहाँ पे आप उनका लोगो देख सकते हो, फार्मर्स के लिए लोगो उन्होंने बनाया, ऐसा लग रहा है, राइट। तो फार्मर्स, लेबरर्स, ये जो लोअर क्लास लोग हैं उनके लिए ये पार्टी काम करती थी। और ये कैपिटलिज्म को अपोज करती थी। कैपिटलिज्म मतलब मैंने क्या बोला था कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल, उसको वो लोग हाँ बोलते थे, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल को सपोर्ट करते थे। और प्राइवेट ओनरशिप को वो लोग क्या करते थे, कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। फिर क्या हो गया 1962 में, इंडिपेंडेंस के बाद चाइना के साथ हम लोग का वॉर हुआ, राइट। तो चाइना है ना, वो भी कम्युनिज्म सपोर्ट करती थी। लेकिन चाइना के साथ वॉर होने के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन लोग में से कुछ लोग डिवाइड हो गए और वो सोवियत यूनियन मतलब अभी का रशिया, उन लोग की जो कम्युनिज्म की थियरी थी उनको सपोर्ट करने लगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो डिवाइड हो गई। एक पार्टी जो है वो चाइना का जो भी आइडियोलॉजी था उसको सपोर्ट करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो दूसरी पार्टी थी जो रशिया का आइडियोलॉजी सपोर्ट करती थी, वो बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। नाम से में यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, मार्क्सिस्ट। तो ऐसे दो पार्टी एक पार्टी से बन गए। ओके। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। अभी ये जो पार्टी है इसका हिस्ट्री देखो। एक है ना पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो 1951 में एस्टेब्लिश हुई थी। अभी क्या हो गया, ये पार्टी ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि 1977 में पहली बार कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। और कौन सी पार्टी थी वो, जनता पार्टी। तो 1977 में एक दूसरी पार्टी आई थी, जनता पार्टी। अभी क्या हो गया, जनता पार्टी जो है वो जनता पार्टी और ये पहले वाला भारतीय जनसंघ 1951 का, दोनों एक साथ मर्ज्ड हो गए मतलब दोनों एक साथ मिल गए। लेकिन बाद में क्या हो गया, जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई। तो जो भारतीय जनसंघ था उन्होंने अपना नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी रख लिया। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, अ कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी, एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी इन 1980, भारतीय जनता पार्टी। तो समझ में आया सबको। 1951 में एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, फिर 1977 में दूसरी पार्टी आई जनता पार्टी, दोनों एक साथ आ गई। और दोनों पार्टी एक साथ आने के बाद क्या हो गया, जनता पार्टी जो है वो पार्टी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई। तो जो भारतीय जनसंघ अभी बचा है, उन्होंने 1980 में अपने को रीनेम कर लिया और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश की। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे फॉर्म हुई थी। और ये जो पार्टी है वो इंडियन कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, इंडिया के ट्रेडिशन को सपोर्ट करने के लिए काम करती है, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गया, मतलब कैपिटलिज्म को थोड़ा सपोर्ट ये लोग करते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अभी ये पार्टी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो बाद में स्प्लिट हो गई और दो पार्टी बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। स्प्लिट क्यों हुई थी, क्योंकि एक पार्टी चाइना के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, दूसरी रशिया की। ये जो स्प्लिट हुई पार्टी है उनका भी एक ही एम है कि वर्कर्स, फार्मर्स और जो भी लैंडलेस लेबरर्स है जो कि काम करते रहते हैं लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं दूसरों के लिए, ऐसे लैंडलेस लेबरर्स ये सब के लिए काम कर रहे हैं। इनका लोगो भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लोगो देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा वाला लोगो, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इनका लोगो ये होगा। दोनों सेम पार्टी से जनरेट हुआ है, दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस के वजह से उन लोगों ने पार्टी में स्प्लिट करवा दिया। यहाँ पे भी आप
इमेज में देख सकते हो, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी। अभी ये पार्टी कब आई? 1984 में, कांग्रेस सॉरी भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बाद में। ये पार्टी किसके लिए काम करते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उनके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड क्लास हो गए, ये सब लोगों के लिए काम करते हैं। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं। इनका पिक्चर आपने कहीं पे देखा होगा, मायावती नाम है इनका, जो कि ये पार्टी की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी नेता है। इनका लोगों क्या है? एलिफेंट, ठीक है। और इन लोग का ये मानना है कि जो भी माइनॉरिटीज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड क्लासेस, उन लोग के हैंड में मेजोरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजोरिटी को क्या बोला गया है? जो भी माइनॉरिटीज है उनको मेजोरिटी बोला गया, ठीक है। इसके लिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है कि इसका मीनिंग एक्चुअली माइनॉरिटी है, लेकिन ये पार्टी के लिए क्या है? ये पार्टी उन लोग को मेजोरिटी बोलते हैं कि हम लोग को मेजोरिटी में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। फिर नेक्स्ट पार्टी आपको यहाँ पे दी गई है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी कहाँ से आई? 1999 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी हम लोग ने देखी, वो कांग्रेस पार्टी में थोड़े झगड़े होने लगे, तो उन लोग ने भी दो दो पार्टी एस्टेब्लिश कर दी। जैसे कि हम लोग ने CPI में देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, तो कांग्रेस पार्टी से एक दूसरी पार्टी निकली और वो बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP, 1999 में। इनका इमेज या फिर इनके बारे में आपने सुना होगा, शरद पवार, ये वो पार्टी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन। द पार्टी बिलीव्स इन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। तो कांग्रेस से जैसे ही ये लोग भी डेमोक्रेसी पे, इक्वलिटी के ऊपर और सेक्युलरिज्म मतलब सर्वधर्म समभाव के ऊपर बिलीव करते हैं। This party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014 with Congress. National Congress Party as for a long period was also part of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014. अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि कांग्रेस से ये पार्टी स्प्लिट हो गई, इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी दूसरी पार्टी बना ली, लेकिन फिर भी 1999 से लेके 2014 तक महाराष्ट्र में जब तक गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP जो थी वो उनके साथ थी, स्प्लिट में थी, कोएलिएशन गवर्नमेंट में थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस का कोई पार्टी का अगर कोई CM रहेगा, चीफ मिनिस्टर, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का क्या होता था? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इमेज दिखेंगे कुछ छगन भुजबल, अजीत पवार, RR पाटिल, ये सब पॉलिटिशियंस नेशनल कांग्रेस पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और ये लोग महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM रह चुके हैं। डेप्यूटी CM क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पावर में थी और कांग्रेस के साथ साथ कोएलिएशन में नेशनल कांग्रेस पार्टी काम करती थी, तो इसके लिए दोनों पार्टी के CM या फिर डेप्यूटी CM रहते थे। सिमिलरली नेशनल लेवल पे जो लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी थी 2014 तक, तभी भी नेशनल कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जब मैंने आपको NDA और UPA के मेंबर्स बताए थे, देखो जब भी मैंने आपको बोला था कि UPA में कांग्रेस भी है और नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी भी है, मतलब दोनों पार्टी की फ्रेंडशिप है, दोनों एक साथ काम करते हैं। एक ही पार्टी से निकले दोनों अलग पार्टी, फिर भी एक साथ फ्रेंडशिप में, कोएलिएशन में काम करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्टी जो है, इट इज तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी was established in 1998. Election Commission gave the party recognition as national party in 2016. This party supports democracy, secularism, protection of weaker section of the society. तो ये अलग एक पार्टी है जिनका नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे आप उनका लोगो देख सकते हो। और ये जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो वेस्ट बंगाल में उनकी एक लीडर है ममता बनर्जी, इनका नाम भी आपने सुना होगा कहीं पे, तो ये उनकी पार्टी की लीडर है। और ये जो पार्टी है उसको 2016 में इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। मतलब हम लोग ने जो कंडीशंस देखे थे ना, वो कंडीशंस इन्होंने कब सेटिस्फाई की? 2016 में, तब जाके इनको नेशनल पार्टी बोला गया। तो ऐसे 7 नेशनल पार्टी के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। इनके अलग अलग लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके इस्टेब्लिश के ईयर आप लोग देख सकते हो, राइट। फिर और कौन सी पार्टी दी गई है, बहुजन समाज पार्टी, थोड़ी बाद में आई है 1984 में। लास्ट हम लोग ने जो देखी तृणमूल कांग्रेस 1998 में, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देखी 1999 में, उनके आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, राइट। अभी मैंने जैसे बोला कि ये जो पार्टीज है वो 2016 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई, तो अभी के टाइम पे रिसेंट टाइम में ना और एक पार्टी ऐड हो गई है जो कि 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। और ये जो पार्टी है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम करती है, ठीक है। और ये भी अभी नेशनल पार्टी मानी जाती है। 2018 और 2019 में इनको भी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि आपके सिलेबस में 7 पार्टीज दी गई है, लेकिन एक्चुअल में 8 पार्टी नेशनल पार्टीज है। ओके, तो ये हो गया नेशनल पार्टीज। नाउ यू कैन सी हियर कि नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा में 2009 और 2014 के टाइम पे अलग अलग नेशनल पार्टीज के पास कितनी सीट्स थी उसका ये पिक्चर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास देखो 2009 में 206 सीट्स थी, इसके लिए पहले कांग्रेस की पार्टी थी। लेकिन अगर आप 2014 में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास चली गई, भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के साथ। इसके लिए अभी बीजेपी की सत्ता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो बाद में बुक में कि अलग अलग नेशनल पार्टीज को कितनी सीट्स थी। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली जो बताती है कि 2019 का जो रिसेंट इलेक्शन है उसमें कितनी सीट्स मिली है। फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी, इसको आप लोग देख सकते हो 303 सीट्स मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 और 3 सीट्स मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 52 सीट्स मिली है। उसके बाद में और कौन सी पार्टीज देखी हम लोग ने, नेशनल पीपल पार्टी 1 सीट मिली है। अगेन और कौन सी पार्टीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें अलग अलग पार्टीज में, बहुजन समाज पार्टी देखो यहाँ पे 11 सीट्स मिले। तो ऐसे हर एक नेशनल पार्टी का और सब पार्टीज का नाम यहाँ पे आपको दिया गया कि अलग अलग पार्टीज को कितनी सीट्स मिली। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली थी, बीजेपी को 303। इसके लिए फिर से 2019 में बीजेपी चुन के। ओके, नाउ एक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाके मैं आपसे एक बात करूँगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी जो कि नेशनल पार्टी, उसको एक भी सीट नहीं मिले। तो एक भी सीट नहीं मिले फिर भी वो नेशनल पार्टी कैसे बन गई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग ने कंडीशंस पढ़े थे। यहाँ पे बोला गया मिनिमम 4 सीट्स चाहिए, यहाँ पे बोला गया मिनिमम 11 सीट्स चाहिए। इनके पास तो एक भी सीट्स नहीं है, तो ये कैसे बन गई नेशनल पार्टी। तो एक्चुअली में है ना ये 2 कंडीशन से ज़्यादा और एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दिया गया, तीसरी कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी के लिए। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अ पार्टी गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। तो अगर आपको 4 स्टेट में, देखो यहाँ पे स्टेट रिकॉग्निशन दिख रहा है, अगर आपको 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, रीजनल पार्टी का दर्जा मिल गया, तो भी आपको क्या बोला जाएगा, नेशनल पार्टी बोला जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी, इनको एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, लेकिन ये लोग 4 स्टेट्स में क्या है, स्टेट पार्टी है। इसके लिए इनको यहाँ पे नेशनल पार्टी बोला गया। इवन यहाँ पे आप देख सकोगे 2019 में, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 2 और 3 सीट्स है उनकी, फिर भी ये नेशनल पार्टी क्यों है, क्योंकि 4 से ज़्यादा स्टेट में ये स्टेट पार्टी है। तो अगर आप 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट की पार्टी हो गए तो आप नेशनल पार्टी बोल सकते हो उनको। फॉर एग्जाम्पल देखो शिवसेना, मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था, मोस्टली इंडिया में महाराष्ट्र में काम करती है। अगर वो भी मध्य प्रदेश, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ पे भी डोमिनेंट बनेगी ना, वहाँ पे अगर वो लोग जाके कम से कम 4 स्टेट में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो उनको भी बाद में नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो ये इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डाला है कि आपके बुक में सिर्फ 2 कंडीशन दी है, लेकिन एक्चुअल में और भी ज़्यादा कंडीशन होते हैं। आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होना चाहिए सिलेबस, इसके लिए सिर्फ आपके बुक में पहले 2 कंडीशंस के बारे में ही बात की गई है। ओके, सो ये हो गया नेशनल पार्टीज के बारे में। नेशनल पार्टी सबको